सभी को नमस्कार। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लेक्चर सीरीज़ में आपका पुनः स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट या क्रिस्टलाइन मटेरियल की कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में, कुछ क्रिस्टल संरचनाओं के बारे में। क्रिस्टल संरचनाएं, ठीक है। इसमें पहला हमारे पास एग्जाम्पल है सिंपल क्यूबिक या सरल घनीय संरचना। सरल घनीय संरचना या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की हमारे पास देखो जनरल हमारे पास डेफिनेशन दी। हम कहें सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए, जैसे हमने कहा कि भाई किसी भी परमिटिव सेल को डिफाइन करने के लिए तीन तरह के वेक्टर हमने डिफाइन करे थे, परमिटिव वेक्टर्स हमने डिफाइन करे थे, ठीक है। और तीन तरह के हमने ओरिएंटेशंस डिफाइन करे थे। तो क्यूबिकल स्ट्रक्चर है तो तीनों के लिए हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा A=B=C, तो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। इसी तरीके से जो तीनों एंगल हैं α=β=γ= कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो बेसिकली जो परमिटिव वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और जो ओरिएंटेशंस हैं वो क्या होना चाहिए, हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा कहलाएगा, क्यूबिकल स्ट्रक्चर कहलाएगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब यहाँ में बात करनी है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की, है ना, सरल घनीय संरचना की बात करनी है। तो सरल घनीय संरचना में कि जो एकक कोष्ठिका या अभाज्य कोष्ठिका जो है ना, एकक कोष्ठिका जो है कि प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु या एक परमाणु भी हम कह सकते हैं, है ना, जालक बिंदु उपस्थित रहता है, ठीक है। कैसे, जैसे हमने कहा कि भाई ये सपोज दैट हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया क्यूबिक, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बना दिया इस तरीके से, ठीक है। तो इसके आठों कोनों पर एक एक एटम जो है वो अवेलेबल होगा। आठों कोनों पर एक एक एटम अवेलेबल होगा, ठीक है। अब ये एटम जो है इनकी पोजीशंस किस तरीके से होंगी, इनकी पोजीशन देखो कुछ इस तरीके से होंगे। जैसे मैं कोई एक फेस बना लेता हूँ, है ना, ये एक फेस मैंने बना लिया इस तरीके से, ठीक है। एक फेस मैंने बना लिया तो यहाँ से मैंने कह दिया कि भाई एक एटम इस फेस पे, इस कॉर्नर पे आ गया। इसी तरीके से दूसरा जो एटम है वो कहाँ आ गया, इस कॉर्नर पे आ गया। तीसरा जो एटम है वो कहाँ आ गया, इस कॉर्नर पे आ गया। और चौथा जो एटम है वो इस कॉर्नर पे आ गया, ठीक है। डिफाइन कर सकते हैं हम ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अपने पास किसी भी एक एटम की रेडियस सपोज दैट हमने डिफाइन कर दी, कितनी है, एक एटम की रेडियस हमने डिफाइन कर दी r है। एक एटम की रेडियस है हमने हमारे पास कितनी, r। तो ये एटम अगर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो अगर ये r है तो ये r है, तो दोनों एटम्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2r होगी, ठीक है। या इसी डायग्राम को देखो थोड़ा सा हम ऐसे बना दें कि भाई कॉर्नर पे जो एटम है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से देखो इसको मेंशन कर दें। जैसे ये हमने एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर बना दिया, ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई, और ये एक हमारे पास एक क्यूब बन गया। ये थोड़ा सा ये एक क्यूब हम दोबारा बना दें, ये आ गया, ये कंडीशन आ गई, और ये कंडीशन आ गई, ये आ गया। ये हमारे पास क्या बन गया, क्यूब बन गया, ठीक है। तो ये जो एटम है ये बेसिकली अपने पास कैसा आ गया, ये एटम इस तरीके से आ गया। ये जैसे ये एटम यूँ आ गया, ये एटम इस तरीके से आ गया, ये नेक्स्ट एटम आ गया, ये उससे नेक्स्ट एटम आ गया। चारों एटम एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। ये एटम का नेक्स्ट पार्ट आ गया, ये इस एटम को स्पर्श करेगा, ये इस एटम को स्पर्श करेगा, और ये इस एटम को स्पर्श करेगा। इसी तरीके से ये एटम आ गया, ये एटम आ गया, ये एटम आ गया, और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आइटम आ गया, ये वाला आइटम आ गया। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस कितनी थी r,
ये डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस भी हमारे पास कितनी थी, r थी। ठीक है, तो इसका मतलब किन्हीं भी दो निकटवर्ती एटम्स के बीच, सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो अपने पास कितनी आ गई, r आ गई। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाती है, लैटिस कांस्टेंट कहलाती है, लैटिस कांस्टेंट कहलाती है। डिनोट करते हैं हम a से, तो a इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितनी, 2r आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो किसकी, नेक्स्ट हम बात करते हैं समन्वय संख्या, समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो देखो, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जैसे हम एक एग्जांपल बना दें इसका, जैसे सपोज दैट ये मैंने एक सेल बना दी इस तरीके से, है ना। ठीक है, इसको मैं कई पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहता है कि भाई किसी भी परमाणु के निकटवर्ती जो परमाणुओं की संख्या है वो बेसिकली किसको मेंशन करती है, समन्वय संख्या को मेंशन करती है। जैसे हम एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इसके लिए। ठीक है, ये एग्जांपल हमने इस तरीके से बना दिया, ये मैं सेल्स बना देता हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन में थोड़ा अच्छा लगेगा। ये सेल्स बना दिए हमने, तो ये इस तरीके से ये कंडीशन आ गई, और इस तरीके से ये कंडीशन आ गई, और इसी तरीके से ये कंडीशन आ गई, और ये कंडीशन आ गई। ठीक है, और एक कंडीशन हम ये बना देते हैं। ठीक है, और एक कंडीशन ये बना देते हैं। तो इसका मतलब देखो, मिनिमम वॉल्यूम मैंने डिफाइन कर दिया, तो ये तो हमारे पास क्या आ गई, एक इसके लिए परमिटिव सेल आ गई, ये कंडीशन बन गई सिर्फ फ्रंट वाली। ये हमारे पास क्या आ गई, एक परमिटिव सेल आ गई, है ना। ये हमने इसके लिए डिफाइन कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि भाई एटम्स जो अवेलेबल हैं, एटम इसके हर कोने पर एक एक एटम अवेलेबल है। यहाँ भी एटम है, यहाँ भी एटम है, यहाँ भी एटम है, हर कोने पर एक एक एटम अवेलेबल है, हर वर्टेक्स के ऊपर एक एक एटम इसके अवेलेबल है। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। तो हमने समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कहा कि भाई निकटवर्ती परमाणुओं की संख्या क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगी। तो जैसे हम इस एटम की बात करते हैं, तो ये देखो बेसिकली क्या हो गए, 8 कमरे हो गए, है ना। 8 कमरे, क्यूबिकल अपने पास रूम्स हम ले लें, अगर रूम्स का एग्जांपल हम लेंगे थोड़ा समझने में हमें इजी होगा। ठीक है, ये पहला रूम आ गया, ये इसके जस्ट पीछे दूसरा रूम आ गया, इसके पास में ये तीसरा रूम आ गया, इसके जस्ट पीछे 4th रूम आ गया, इसके पास में 5th रूम आ गया, उसके पीछे 6th रूम आ गया, 7 आ गया और 8th रूम आ गए। तो इस तरीके से 4 रूम नीचे आ गए और 4 रूम उसके ऊपर आ गए। टोटल कितने कमरे बना दिए हमने, 8 कमरे बना दिए। ठीक है, और एक कॉमन वर्टेक्स ले लिया। अगर इस वर्टेक्स की हम बात करते हैं, यहाँ जो एटम अवेलेबल है, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज चलेगी दोनों डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में, है ना। तो इस एटम की यदि हम बात करें, तो ये एटम देखो कितनों को स्पर्श कर रहा है। नंबर 1 एटम, एक तो ये एटम आ गया, ये वाला एटम आ गया, फिर नंबर 2 ये एटम आ गया, नंबर 3 ये एटम आ गया, एक ये एटम आ गया 4th, ये एटम आ गया 5th, और ये एटम आ गया कौन सा, 6 एटम आ गया। इसका मतलब ये वाला जो एटम है, ये जो एटम है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग, 1 2 3 4 5 और 6 एटम्स को स्पर्श करता है, या 6 इसके निकटवर्ती परमाणु हैं। तो इसलिए अपने पास SCC क्रिस्टल की समन्वय संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं। और ये हमने एग्जाम्पल बनाया था किसका, SCC क्रिस्टल का। ठीक है, तो हमने कह दिया कि भाई ये हमारे पास क्या आ गए, इस तरीके से एटम्स आ गए, है ना। हर कोने के ऊपर एक एक एटम आ गया। तो जो कॉर्नर पे जो एटम्स है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उनके केंद्रों के मध्य या उनके जो सेंटर्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी बन गई, 2r के बराबर बन गई। और ये जो 2r है, तो पहली बात तो क्या आ गई, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर है वो तो अपने पास कितनी आ गई, 6 आ गई, निकटवर्ती परमाणुओं की संख्या आ गई। दूसरी बात, दूसरा हमने कह दिया जालक नियतांक या जालक स्थिरांक की हमने बात करी। तो जालक स्थिरांक कितना आया, a से हम इसको डिनोट करते हैं, a इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 2r। r जो है वो अपने पास क्या आ गई, जो भी परमाणु हमारे पास है उस परमाणु की त्रिज्या आ गई। ठीक है, तीसरी बात, एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का
आयतन, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, हमने क्या कहा कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान है, A = B = C है, तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया, A³ आ गया। ठीक है, सपोज दैट मैं इसको मेंशन कर देता हूँ V1 से। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। ठीक है, चौथी बात हम कहते हैं एकक कोष्ठिका में, यानी यूनिट सेल में एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। हमने से एग्जाम्पल बताया था कि भाई इस तरीके से, ये अगर हमारे पास 2 डायमेंशन था, 4 एटम थे और चारों कोनों पर यदि अपने पास एक एक एटम अवेलेबल था, तो इसका मतलब 4 अगर अपने पास एटम अवेलेबल थे तो इस एक कोष्ठिका में इन एटम्स का सिर्फ कितना पार्ट, 1/4 पार्ट ही इसमें अपने पास अवेलेबल होगा। उसी तरीके से इस स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा, कितने कोने हमारे पास, टोटल 8 कोने हैं। 8 कोने का मतलब क्या हुआ, 8 कोने का मतलब एक एटम जो है वो एक सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। 8 कोनों पर यदि एक एक एटम अवेलेबल हैं, 8 कोनों पर यदि एक एक एटम अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एटम का सिर्फ कौन सा पार्ट, 1/8वां भाग ही हमारे पास एक कोष्ठिका के अंदर होगा। तो परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई, परमाणुओं की संख्या आ गई हमारे पास 8 × 1/8 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 8 × 1/8 इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हम पांचवी बात हम इसके लिए क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई एकक कोष्ठिका में जितने परमाणु हैं उन परमाणुओं का आयतन, उनका वॉल्यूम हम कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम कितना आ गया। एटम की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल शेप होती है, और किसी भी स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आ गया और वैल्यू आ गई R³। ठीक है, इसको मैंने डिफाइन कर दिया किससे, V2 से डिफाइन कर दिया। सपोज दैट इक्वेशन मैंने डिफाइन कर दी 3। ठीक है, तो इसका मतलब एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या तो कितनी आ गई, 1 आ गया, आयतन कितना आ गया, 4/3 पाई R³ आ गया, और एकक कोष्ठिका का आयतन कितना आ गया, A³ आ गया। अब देखो एकक कोष्ठिका में हम कह रहे हैं अगर एटम्स अगर स्पर्श कर रहे हैं तो वो एटम कभी भी एकक कोष्ठिका के पूरे वॉल्यूम को कभी भी कवर नहीं कर सकते मीन्स का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कह दिया इस तरीके से, अगर एटम्स अगर अवेलेबल हैं, अगर ऐसी कंडीशंस में अगर एटम अवेलेबल हैं, स्पर्श करेंगे एक दूसरे को, ऐसी कंडीशन में यदि एटम्स अवेलेबल हैं तो इसका ये वाला पार्ट हमारे पास क्या होगा, खाली होगा या ब्लैंक होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पैरामीटर डिफाइन करते हैं। इसके लिए नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं क्या, पैकिंग फ्रिक्शन या संकुलन गुणांक। 5 के बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, छठा पॉइंट आता है संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक या हम कहते हैं पैकिंग फ्रिक्शन। पैकिंग फ्रिक्शन को देखो डिफाइन करते हैं हम कि एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय एकक कोष्ठिका का आयतन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हमने कहा एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन कितना था, 4/3 पाई R³ के बराबर, और एकक कोष्ठिका का आयतन कितना था, एकक कोष्ठिका का आयतन था A³ के बराबर, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गया, पाई आ गया, R³ अपॉन वैल्यू आ गई 3 और इंटू वैल्यू आ गई A कितना था 2R। तो सॉल्व करें यदि हम इसको, तो सॉल्व करें तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई 4 पाई R³ अपॉन वैल्यू आ गई 3 इंटू वैल्यू आ गई 8 और वैल्यू आ गई R³। ये कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी आ गई, पाई अपॉन वैल्यू आ गई 6। यानी पैकिंग फ्रिक्शन जो है यदि हम इसको सॉल्व करें तो वैल्यू आती है 0.52, या पैकिंग फ्रिक्शन आ गया कितना 52%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एकक कोष्ठिका का जितना आयतन होगा उस आयतन का सिर्फ कितना प्रतिशत, 52% जो है वो एटम्स क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। बाकी जो पार्ट है अपने पास यूनिट सेल का वो कैसा रहेगा, खाली रहेगा, है ना, वो स्पेस खाली रहेगा। नेक्स्ट बात हम करें कि अभाज्य कोष्ठिका का आयतन, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन वॉल्यूम ऑफ परमिटिव सेल, ये कैसे डिफाइन करें, 3 तरह के, हमने पहले भी कहा था कि अभाज्य कोष्ठिका का जो आयतन है वो डिफाइन किया जाता है, वैल्यू आती है A डॉट में वैल्यू आती है, B क्रॉस में वैल्यू आती है C के बराबर। ठीक है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो परमिटिव वेक्टर बिल्कुल ईजी होंगे, A = A,
आई कैप डायरेक्शन में, बी इक्वल टू वैल्यू आ गई ए और वैल्यू आ गई जे कैप डायरेक्शन में, और सी इक्वल टू वैल्यू आ गई ए और वैल्यू आ गई के कैप डायरेक्शन में। तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आ गई ए आई कैप, डॉट में वैल्यू आ गई ए जे कैप, क्रॉस में वैल्यू आ गई ए और वैल्यू आ गई के कैप, यानी वैल्यू आ गई अपने पास ए क्यूब आई कैप, डॉट में वैल्यू है जे कैप, क्रॉस में वैल्यू आ गई के कैप, यानी v इक्वल टू वैल्यू आ गई ए क्यूब और वैल्यू आ गई आई कैप, डॉट में वैल्यू आई कैप, तो v इक्वल टू वैल्यू आ गई ए क्यूब के बराबर। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ ए परमिटिव सेल है ना, वॉल्यूम ऑफ ए परमिटिव सेल, अभाज्य कोष्ठिका का जो आयतन है वो हमारे पास बराबर होगा किसके, एकक कोष्ठिका के आयतन के बराबर होगा। इसका मतलब सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर अभाज्य कोष्ठिका जो है वो एकक कोष्ठिका को ही रिप्रेजेंट करती है। यदि हम इसका एग्जांपल लें तो हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है पोलोनियम, जो सिंपल एससीसी स्ट्रक्चर को मेंशन करता है। तो ये हमने कुछ बात करी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट किया, निकटवर्ती परमाणुओं की संख्या, नेबरिंग जो अपने पास एटम्स का नंबर होगा वो किसको व्यक्त करेगा, समन्वय संख्या को व्यक्त करेगा, उनके बीच की डिस्टेंस है वो किसको मेंशन करेगी, लैटिस कांस्टेंट को मेंशन करेगी। किसी भी एक एटम, यदि हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो सभी कोनों के ऊपर एक एक एटम अवेलेबल था, तो एक एटम का सिर्फ 1/8 पार्ट ही अपने पास सेल के अंदर होगा। तो 8 एटम्स के लिए कितना हो गया, 8 × 1/8 इक्वल्स टू 1 आ गया। तो एक कोष्ठिका में सिर्फ कितने परमाणु होंगे, एक परमाणु होंगे। और एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन, और उसको हम डिवाइड कर दें एकक कोष्ठिका के आयतन से, यानी वॉल्यूम ऑफ एटम्स अवेलेबल इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल डिफाइंस द पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमने बात करी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल के बारे में या बीसीसी स्ट्रक्चर के बारे में। तो रेगुलर वीडियो देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द मिलते हैं एक नए लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।